वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की लसपेला हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात में शहीद के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो या कोई भी कुदरती आफत, अफवाज पाकिस्तान हमेशा मुहाफिज बनकर मैदान में उतरी। वज़ीर आज़म की वरसा से गुफ्तगू। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगज़ेब भी हमरा थे। इमरान खान ने खैरात के पैसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए। इक़्तिदार जाने के बाद वो हवास खो चुके हैं। शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। पीटीआई के सूबाई वजीर ने खुद इसकी तस्दीक की है। हमारी हुकूमत सियासी इंतकाम लेने पर यकीन नहीं रखती। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात के सिलसिले में इमरान खान ने FIA के नोटिस का जवाब देने से इनकार कर दिया। FIA को जवाब दे हूँ न ही मालूमात फराहम करने का पाबंद। नोटिस भिजवाना बदनीयती है। साबिक वज़ीर आज़म का मौक़िफ़। FIA ने इमरान खान से बैंक अकाउंट से मुतालिक तफसीलात तलब की थी। पाक फौज के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जाम में PTI के गिरफ्तार रहनुमा शहबाज गिल मजीद 48 घंटे के लिए पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद की अदालत ने मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद होने के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। पुलिस की नामुकम्मल तफ्तीश की दलील से मुत्तफिक हूँ। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के रिमार्क्स। हालिया बारिशों से बलूचिस्तान में ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। मुतासरीन की माली मुआविनत और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। 9 लाख लोगों के लिए राशन मुहैया किया गया। मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप कायम। NDMA और विफाक मिलकर इस मुश्किल घड़ी में काम कर रहे हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल और चेयरमैन NDMA की न्यूज़ ब्रीफिंग। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला। जानी और माली नुकसानात में इजाफा। जहां बहक अफराद की तादाद 200 से तजावुज कर गई। हजारों एकड़ ज़रई अराज़ी और अमलाक को शदीद नुकसान। हुकूमत बलूचिस्तान ने बारिशों और सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद और बहाली के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव न्यूज़ शो एट 6 के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। शो का करेंगे बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आलमी बर्तरी के लिए बड़ी ताकतों की लड़ाई हो या फिर अमन मुआहदों की सफबंदी, मईशत में उतार चढ़ाव हो या फिर दुनिया भर में बढ़ती महंगाई, हम रखते हैं आपको बाखबर। टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली नित नई इजादात हो या मौसमियाती तगय्युरात की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ, इल्म व अदब, तहकीक व जिद्दत, सोशल मीडिया के नित नए आलात या फिर दुनिया भर से हों दिलचस्प व अजीब खबरें, हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और हम लाते हैं दुनिया भर से खबरों और तज्जियों का मुश्तमिल प्रोग्राम दुनिया के साथ सिर्फ PTV न्यूज़ पर।
नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ लसपेला बलूचिस्तान में हेली कॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले कोर कमांडर बाराकू लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के घर गए और उनके अहल खाना से ताज़ियत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मौके पर फातिहा खानी की। इस मौके पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस मौके पर कहना था कि हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों ने अर्ज़ पाक की हिफाजत के लिए जानों का नजराना पेश करने से कभी दरेग नहीं किया। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग हो या कोई कुदरती आफत, पाक फ़ौज के जवान और अफसरान हमेशा कौम के महाफिज बनकर मैदान में उतरे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझ समेत पूरी कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करती है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर जोलिन हार्नेस ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान के साथ काम और ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल किया गया, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्याती ताउन के फ्रेमवर्क, सैलाब ज़दगान की इमदाद, तहफ़्फ़ुज़ खुराक और माहौलियाती निज़ाम की बहाली शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मकासद और उसूलों के लिए पुख्ता अज़्म रखता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के कामों में फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान क़याम अमन, इंसानी हमदर्दी की इकाइयों, मौसमियाती तब्दीलियों और पायदार तरक्की के लिए बैनुल अक़वामी ताउन के शोबों में हिस्सादार रहा है। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे 2030 और पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल की जानिब पाकिस्तान की पेशरफ़्त की हिमायत में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अदा किए गए अहम किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने मुल्क में हालिया सैलाब से होने वाली तबाही पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुतासरा इलाकों में लोगों को इंसानी बुनियादों पर रिलीफ की फराहमी उनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की जारी सरगर्मियों बशमूल पायदार तरक्की, इंसानी इमदाद, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, खुराक की हिफाजत और मौसमियाती तब्दीली के शोबों से आगाह किया। नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि PTI क़यादत बयानात के हवाले से मुसलसल हदें पार कर रही है। इमरान खान ने खैरात के पैसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए। इक़्तिदार जाने के बाद वो हवास खो चुके हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर दिफा ने कहा कि लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे में फ़ौजी अफसरान की शहादत हुई, जिस पर पूरी कौम गमज़दा थी। ऐसे में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर मज़मूम मुहिम चलाई। ऐसी मनफी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। PTI के सूबाई वज़ीर ने खुद इसकी तस्दीक की है। हमारी हुकूमत सियासी इंतकाम लेने पर यकीन नहीं रखती। वर्जन इन्होंने शहबाज गिल सब वाली क्रिएट की। 5-6 दिन जो है इमरान खान साहब ने कोई कमेंट नहीं किया। 6 दिन के बाद जो है उन्होंने कमेंट किया कि जी ये उनको ये नहीं कहना चाहिए था और इससे ये तासुर मिलता है कि हम फ़ौज को उकसा रहे हैं बगावत के ऊपर। तो ये 6 दिन के बाद जब उन्होंने देखा कि कोई सिलसिला नहीं बन रहा और ये बजाय इसके कि इसका कोई डिविडेंड मिलता, इसका कोई उनको सियासी फ़ायदा मिलता, उससे एक तासुर ज़ाहिर हुआ कि ये तमाम तर हदूद जो हैं वो अपने सियासी मकासद के लिए अपने इक़्तिदार के छिन जाने का जो दुख है उसकी वजह से ये इतनी दूर तक जा रहे हैं। फिर उनके मुताल्लिक़ ये बातें आई कि उनको मारा पीटा गया। उनके अपने वज़ीर जो हैं उन्होंने फिर बयान दिया कोई ऐसी बात नहीं है, किसी ने उनको नहीं मारा, किसी ने उनको नहीं पीटा और कोई उन पर तशद्दुद नहीं है। उनके अपने वज़ीर हाशिम साहब जो उनके वज़ीर दाखिला हैं, जेल खाना जात के वज़ीर हैं, उन्होंने ये बयान दिया। नाज़रीन, पाक फ़ौज के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में PTI की गिरफ्तार रहनुमा शहबाज गिल मज़ीद 48 घंटे के लिए पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद की अदालत ने शहबाज गिल की जिस्मानी रिमांड मुस्तरद होने की खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। दरख्वास्त पर समाअत एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने की। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फ़ैसला महफूज किया, जो तकरीबन 3 बजे सुनाया गया। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मैंने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद तफसीली जायज़ा लिया है और पुलिस की नामुकम्मल तफ्तीश की दलील से मुत्तफ़िक़ हूँ। और फ़ौरन फंडिंग केस की तहकीकात के मामले में इमरान खान ने FIA के नोटिस का जवाब देने से इनकार कर दिया है।
PTI की तरफ से साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने तहरीरी जवाब FIA कमर्शियल बैंक सर्कल इस्लामाबाद के डिप्टी डायरेक्टर आमना बेग को भिजवाया। FIA में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौक़िफ़ अपनाया है कि वो FIA को जवाबदेह हैं और ना ही मालूमात फराहम करने के पाबंद। इमरान खान ने नोटिस भिजवाने को FIA की बदनीयती करार दे दिया। FIA कमर्शियल बैंक सर्कल ने इमरान खान से बैंक अकाउंट से मुतालिक तफसीलात तलब की थी। दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस से मुतालिक नाअहली रेफरेंस की समाअत कल इलेक्शन कमीशन में होगी। PDM ने इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया था। इमरान खान पर तोशा खाना से लिए गए तहाइफ को छुपाने का इंकशाफ किया गया है। रेफरेंस नून लीग के मोहसिन शाहनवाज रांझा ने दायर किया था। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए नाअहली के रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ नए और होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं, जिनसे पता चलता है कि इमरान खान ने तोशा खाना से ली गई कीमती घड़ियां करोड़ों रुपयों में बेचने के अलावा चंद हज़ार रुपए मालियत वाले छोटे तोहफे भी नहीं छोड़े और उन्हें घर ले गए। तोशा खाना से जो करोड़ों रुपए की कमाई की वो इलेक्शन कमीशन में दाखिल करवाए गए अपने असासों में जाहिर ही नहीं की। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने PTI की अपील में फरीक बनने का फैसला किया है। अकबर एस बाबर ने अपील में फरीक बनने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। हाई कोर्ट का लार्जर बेंच PTI की अपील पर कल समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अकबर एस बाबर ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस से मुतालिक PTI ने मुख्तलिफ हीले बहाने किए। फॉरेन फंडिंग केस से PTI का असल चेहरा सबके सामने आ चुका है। हम इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। पिछले 8 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लातादाद कोशिशें की हैं कि हमें इस केस से अलग किया जाए। यहाँ तक कि मार्च 14 को जो उन्होंने गुजारिशात की इलेक्शन कमीशन के सामने तहरीरी तौर पे, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को फिर गुमराह करने की कोशिश की थी। अपने ही जो टॉप लीडरशिप है उनके अकाउंट्स जो हैं जो वो PTI के नाम पे ऑपरेट करते थे उसको डिसओन किया। इसके अलावा उन्होंने जाली एफिडेविट्स इन द सेंस कि एक फेक एफिडेविट आया जो कि अब साबित हो गया है कि जिसमें उन्होंने कहा कि जो वूटन क्रिकेट के $2.1 मिलियन थे वो पाकिस्तानियों से दुबई के जरिए हासिल किए गए, जिसमें अब साबित हो चुका है फैसले में कि आप ये गैर कानूनी काम था, आप UAE में पॉलिटिकल फंड रेजिंग कर नहीं सकते थे। हमारी ये सदा है कि जब ये लार्जर बेंच केस को सुने तो हमें इसका फरीक बनाए। सेनेट में कायदे-ए-वान आज़म नज़ीर तारड़ ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इमरान खान की हुकूमत ने IMF से मुआहिदा किया था कि वो पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी नहीं देंगे। रात के अंधेरे में ओगरा को भी डीरेगुलाइज करने का ऑर्डिनेंस भी इमरान खान की हुकूमत ने जारी किया था। तफसील बता रहे हैं फहद जावेद। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजानी की ज़ेर सदारत हुआ। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम के इज़हार ख्याल पर जवाब देते हुए कायदे-ए-वान आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत के इक़दामात के बायस मुल्क में महंगाई का तूफान आया। इमरान नियाज़ी की हुकूमत ने IMF से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करने का मायदा किया था। जब IMF से मुआहिदा किया इमरान खान साहब की हुकूमत ने, तो उस तहरीरी मुआहिदे में ये लिखा कि पेट्रोल के ऊपर 1 पैसे की सब्सिडी नहीं देगी हुकूमत, और वो मुआहिदा करके IMF से एक पैकेज में एंटर किया गया। उस मुआहिदे की पासदारी रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। ओगरा को इंडिपेंडेंट करने के लिए बिल रात को लाया गया था। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को उनकी परवाज आज़ाद करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक बिल लेके आ रही है। मुल्क में हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात पर सेनेटर्स ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में विफाकी हुकूमत को सूबों के साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमतों को भी विफाकी हुकूमत के साथ मिलकर अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मजीद इकदामात करने चाहिए। बहस को समेटते हुए कायदे-ए-वान आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस वक्त मुल्क शदीद बारिशों और सैलाब की जद में है। इस मुश्किल घड़ी में तमाम सूबों को विफाक के साथ मिलकर काम करना होगा। ईवान में हालिया सैलाब से जाँ भाग होने वाले अफराद, बस हादसे, हेलीकॉप्टर सहाने के शोधा समेत दीगर अफराद के लिए फातिहा खानी भी की गई। सेनेट का इजलास कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी हो गया। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया।
इजलास अब 22 अगस्त के बजाय 22 सितंबर को दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगा। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने मुश्तरका इजलास के शेड्यूल में तब्दीली पार्लियामेंट के ज्वाइंट सिटिंग रूल 1973 के कायदा 4 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात को बरूए कार लाते हुए की है। इजलास के शेड्यूल में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुत्तहिदा अरब अमीरात के दूसरे आला तरीन एजाज ऑर्डर ऑफ द यूनियन से नवाजा गया। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुत्तहिदा अरब अमीरात का दौरा किया। अबू धाबी के शाही महल कसरुल बहर पहुंचने पर इमाराती सदर ने जनरल कमर जावेद बाजवा का इस्तकबाल किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मशरक़ वस्ता में इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ को ये एजाज़ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत बनाने में नुमायां किरदार अदा करने पर दिया गया है। इससे पहले भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से आला एजाज़ात और मेडल से नवाजा गया। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स 297 पॉइंट्स इजाफे के बाद 43,734 पर बंद हुआ। मार्केट में 60 करोड़ 64 लाख 19 हज़ार शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 11 अरब 9 करोड़ 7 लाख रुपए से ज़्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 362 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनमें 168 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 169 कंपनियों की शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 25 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 214 रुपये 88 पैसे रही और डॉलर की कदर में 98 पैसे इजाफा हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 212 रुपये 15 पैसे जबकि कीमत फ़रोख्त 215 रुपये रही। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि पाकिस्तान के अखराजात ज़्यादा और आमदन कम है, इसलिए कर्ज़े लेना पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि खसारे पर काबू पाने के लिए टैक्सों और पैदावार में इजाफा जबकि बरामदात को फ़रोग़ देना होगा। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। इस्लामाबाद में लीडर्स इन बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान में तरक्की की बहुत सलाहियत है, लेकिन तरक्की की वो रफ्तार नहीं जो होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट खसारा बहुत ज़्यादा है, तरक्की के लिए आमदन और अखराजात में तवाज़ुन पैदा करना होगा। ऐसी क्या चीज़ें हम कर सकते हैं कि जिसकी तहत हम आगे बढ़ सकते हैं। वी हैव टू लिव विद इन आवर मीन्स, कि अपनी चादर देख कर पैर फैलाएं। जितने हमारे पास पैसे हों उतने हमारे अखराजात हों। इस साल जो है वो हमारी कोशिश है कि 4,000 अरब रुपए का डेफिसिट होगा। अब 4,000 अरब रुपए प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं है, तो 4,000 अरब रुपए कहाँ से आएंगे? तो 4,000 अरब रुपए आप दूसरे दीगर ममालिक से बोरो करते हैं। तो पाकिस्तान में ये हुआ है कि हमने एक्चुअली दुनिया से बोरो ज़रूर किया है, लेकिन उसको प्रोडक्टिव यूज़ में नहीं डाला है। और बोरो इसलिए करना पड़ रहा है कि पहले बजट डेफिसिट करते हो तो करंट अकाउंट डेफिसिट होना ज़रूरी है। मुस्लिम लीग ने डबल कर दी अपने प्रोडक्शन, राइट, बिजली की। क्या पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डबल हुई? क्या पाकिस्तान में एक्सपोर्ट डबल हुई? 2011 के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $25 बिलियन थी, पिछले साल 31 बिलियन पे पहुंचे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि तालीम, सनत, ज़राअत और बरामदी शोबे पर तवज्जो देना होगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। आपकी इतनी पॉपुलेशन रहती है 50%, वो उसको अर्बन पुअर को अमीर कर दो, मसला बड़ा ख़त्म हो जाता है। तो तरीका है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन है। और आखिरी चीज़ जो मेरी है, इज़ टू एजुकेट आवर चिल्ड्रन। दुनिया में हर 10वां बच्चा जो पढ़ा लिखा नहीं है वो पाकिस्तानी है। आधे पाकिस्तान के बच्चे आज पढ़े लिखे नहीं हैं, स्कूल के बाहर हैं, आधे बच्चे हमारे। और बड़े चैरिटेबल लोग हैं पाकिस्तानी, लेकिन हमने स्कूलें खोलनी चाहिए। हर बिजनेस को मैं दावत देता हूँ कि स्कूलें खोलो, बच्चों को पढ़ा दो। मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर शारी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। Climate change, for instance, impacts 9.1% of our GDP. That's a huge number. The costs are extremely high. They're crippling, and we need to consider this as an all-aspect, cross-cutting, multidimensional and complex problem. It impacts your infrastructure, your energy, your ability to deliver
normal supply chains. کانفرنس میں شریک ملکی اور غیر ملکی مندوبین نے کہا کہ پاکستانیوں میں نہ تو صلاحیتوں کی کمی ہے اور نہ ہی وسائل کم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے، آگے بڑھنے کے لیے ملکی وسائل کو بہتر انداز میں استعمال کرنا ہوگا۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، مفتاح اسماعیل وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں تمام خزانہ کی ٹیم جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا جائے۔ وہ معیشت جو وینٹیلیٹر پر ملی، ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، قرضوں کا انبار چڑھا ہوا تھا، قرضے واپس کرنے کے لیے ملکی خزانے میں پیسے نہیں تھے، تو بہت سارے ایسے اقدامات لیے گئے جن کو ہم سیاسی طور پر انپاپولر ڈیسیجنز کہتے ہیں، جس کا یہ بارہا کہا گیا کہ جس کا ڈیفینیٹلی سیاسی نقصان بھی اٹھانا پڑا موجودہ حکومت کو، لیکن کہنا ان کا یہی تھا کہ ہم سیاست نہیں ریاست بچانے آئے ہیں، معیشت بچانے آئے ہیں، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے، اور اب کافی حد تک اس میں کامیاب ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اب ایسا مزید کیا کرنا ہے موجودہ حکومت کی معاشی ٹیم نے، اس پر بات کرتے ہیں۔ نامور ماہر معیشت ہیں ندیم مولوی صاحب، انہوں نے ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم ندیم مولوی صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ ندیم مولوی صاحب، بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں وقت دینے کا، ہمارے شو کو جوائن کرنے کا۔ یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب مزید ایسا کیا کیا جا سکتا ہے کہ جو ابھی حالات معاشی ہیں ہمارے، جو بھی وہ جیسے خسارے کی بات کی انہوں نے کہ 5,000 ارب سے بھی زیادہ ہے، اس کو کم کرنا ہے، ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہے، قرضے اتارنے ہیں، قیمتوں کو کم کرنا ہے، مہنگائی کم کرنی ہے، یہ تمام کے تمام ایشوز، بہت سارا کچھ سفر طے بھی کر لیا ہے کامیابی کا، لیکن ابھی مزید کیا کچھ کرنا ہے حکومت نے؟ دیکھیں، دنیا بھر میں وہ ملک ترقی کرتی ہے جدھر کی عوام جو ہے ٹیکس دیتی ہے۔ پاکستان میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ٹیکس کلچر بنتے جا رہا ہے اور لوگ ٹیکس دینا چاہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ جب عوام کو اعتماد ہوتا ہے اپنی حکومت پہ تو پھر عوام بھی ٹیکس دیتی ہے۔ اب اس دوران ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب عوام ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں تو دشمن عناصر جو ہے مختلف خبریں جو ہے وہ پھیلاتے ہیں تاکہ عوام جو ہے ٹیکس کی طرف نہ آئے۔ دیکھیں، جب پاکستان میں عوام ٹیکس دینا شروع کریں گے تو قرضوں کا جو دباؤ ہے وہ بھی کم ہوگا، اور باہر سے جو ہم لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں وہ بھی کم ہوگا، کیونکہ ملک چلانے کے لیے ظاہر اخراجات ہوتے ہیں اور اس اخراجات کو پورے کرنے کے لیے ٹیکس لیے جاتے ہیں عوام سے، اور اسی عوام کے پیسوں سے ہی ملک کے اندر مختلف آپ دیکھتے ہیں ادارے بنتے ہیں فلاحی، جیسے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ ہمیں تعلیم کو بڑھانا ہے۔ اب تعلیم کو بڑھانے کے لیے ظاہر ہے اخراجات ہوں گے، اسکول بنیں گے، یونیورسٹیز بنیں گے، تو یہ جو عوام ٹیکس دیتی ہے اس سے جو ہے تعلیم بڑھے گی۔ تو تعلیم کے ادارے جب بڑھیں گے، تعلیم بڑھے گی تو پھر کیا ہوگا کہ معیشت ترقی کرے گی، آپ کے یہاں اسکل لیبر ہوگا، آپ کے جو ہے دیکھیں دو قسم کا، یا تو آپ سرمایہ کاری کریں مشینوں پہ یا انسانوں پہ۔ مفتاح اسماعیل صاحب کا بڑا اچھا ویژن ہے کہ جی وہ انسانوں پہ پیسے لگانا چاہ رہے ہیں تاکہ تعلیم حاصل ہو، اور جب تعلیم حاصل ہوں گے تو یہ ہمارے جو جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ مختلف ممالک میں، پاکستان میں مختلف کاروبار کرتے ہیں اور اس کاروبار کے ذریعے سے ہی پاکستان کی معیشت بہتر ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نے 12% ڈیولپ کیا ہے، وجہ صرف یہی ہے پالیسیز۔ اور دوسری جانب یہ دیکھیں دنیا بھر میں ریسیشن ہے، اس کے باوجود پاکستان میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں ریفائنریز کی جتنی بھی بیلنس شیٹس نظر آ رہی ہے، آج کل جتنے بھی ریزلٹس آ رہے ہیں وہاں سب پروفیٹیبلٹی کی طرف آ رہی ہے، یعنی کہ ادارے ترقی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ 1 اگست سے آج یعنی کہ چند دنوں میں 3,700 پوائنٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اوپر آ چکی ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ جیسے ہی آپ پاکستان کے معاشی طور پہ بہتر ہونے لگتے ہیں تو لوگ، خاص طور پہ وہ لوگ جو میں کہتا ہوں ملک دشمن عناصر ہے جو ڈالر خرید کے رکھ دیتے ہیں، آج وہ بھی گھبرا رہے ہیں اور ڈالر واپس بیچ رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہونے والی ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جناب آج آپ دیکھیں گے 10% ڈالر بھی ہے، تقریباً 1 اگست کو اگر آپ دیکھیں تو 39 روپیز 50 پیسہ پہ تھا، اور آج کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں تو جناب یہ تقریباً 10% کم ہو چکا ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ہوتی ہے۔ دیکھیے اگین میں یہی کہوں گا
کہ مشکل وقت آتا ہے، مگر معیشت کو جو سمجھتے ہیں وہ لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ٹیکسز دیتے ہیں، صحیح پالیسیز چلاتے ہیں، صحیح سطح پہ عوام کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں تو ملک ترقی کرتے ہیں۔ اچھا ندیم مولوی صاحب، میں یہ بڑی لاجیکل سی بات جو ابھی وزیر خزانہ صاحب نے بھی کہی کہ ظاہر ہے جس ملک کے اخراجات زیادہ ہوں گے، آمدن کم ہوگی تو اس پہ یقینی طور پہ بوجھ پڑے گا، پھر اس بوجھ سے نمٹنے کے لیے قرضے لینا پڑیں گے۔ تو سر تو یہ سمجھا دیجئے ان دونوں چیزوں میں توازن یا بیلنس کریٹ کرنا کتنا ضروری ہے، اور پھر برآمدات، ان پر ہمارا فوکس کتنا ہونا چاہیے، اس کو بڑھانا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا چیز امپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہم را مٹیریل امپورٹ کر رہے ہیں اور جس سے ہماری پروڈکشن اچھی ہوتی ہے اور کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جاتی ہے تو وہ امپورٹ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ مگر اگر ہم وہ امپورٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ بہت سی چیزیں ہماری جو مین امپورٹس ہوتی ہے، آئل کی امپورٹ ہوتی ہے، تو ابھی ہمیں کیا کام کرنا ہوگا کہ آئل کی کنزمپشن کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اگر ہم آئل کی کنزمپشن کو کنٹرول کرتے ہیں تو جو ہماری نیسیسٹی ہے، جو امپورٹ ہے آئل کی، وہ کم ہوگی۔ اچھا، اب کنزمپشن کی طرف ہم آتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ آئل کی کنزمپشن کہاں ہو رہی ہے۔ اگر انڈسٹری میں ہو رہی ہے تو ملک ترقی کر رہا ہے، مگر اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب اگر ہمارا ٹرانسپورٹ سسٹم اچھا نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں اب گاڑیاں بے تحاشا ہوتی ہیں، پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں وہ ہم زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ملک کی معیشت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو یہ سب پلاننگ کے تحت ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے جتنے بھی آج سے کئی سال پہلے جو موٹر ویز بنے تھے، جو آپ نے دیکھا بس سروس بنے، آپ نے مختلف سکیمز دیکھی تھی، وہ کیا تھی جناب؟ وہ لانگ ٹرم پہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جناب آپ کے پاس کنزمپشن جو ہے نا آئل کی ہمیں ریڈیوس کرنی ہے، بٹ پروڈکٹیوٹی زیادہ کرنی ہے۔ تو جہاں ہماری اس طرح سے مختلف اشیاء ہوتی ہیں، ہمیں امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں پہ دیکھیے، اگر آنکھ بند کر کے جیسے کہ پچھلے 70 سالوں میں ہوا ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے جو ہے امپورٹ الاؤ کر دیتے ہیں، پھر بغیر سوچے سمجھے ہم جو ہے مختلف اشیاء کے اوپر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہماری کاسٹ یہاں پہ اتنی مہنگی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کاسٹ آف پروڈکشن پہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ را مٹیریل اگر ہمارا مہنگا ہوتے جائے گا تو ظاہر ہے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ مہنگی ہوگی۔ تو بیلنس ٹریڈ ندیم مولوی صاحب، اسی حوالے سے میں آپ سے ذرا یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ امپورٹس پر پابندی لگائی گئی، لگژریس آئٹمز خاص طور پر جو ہے وہ بین کیے گئے، اس سے امپورٹ بل کم ہوا، ملک کی معیشت پر مثبت اثر جو ہے اس کا آیا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ لیکن اس کا اصل مقصد ایک عارضی فائدہ لینے کی بجائے اگر یہ ہو کہ جناب ہم اپنی لوکل مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر فلورش کریں گے، اسٹیبلش کریں گے، فلورش کریں گے اور اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور دوسرا یہ کہ زراعت کو کس طرح سے ہم انہینس کر سکتے ہیں، کتنا وہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، یہ ذرا شیئر کیجئے کہ کیوں نہیں کر پائے ہم ابھی تک اپنی لوکل مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو ایٹ پار۔ دیکھیے، لوکل مینوفیکچرنگ انڈسٹری آج تک اس لیے نہیں ترقی کر پائی کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے پاکستان میں ہمیشہ سے بڑھتے ہوئے نظر آیا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بیلنس نہیں رکھتے، کبھی ہم بجلی کی قیمتوں کو بڑھا دیتے ہیں تو کبھی ہم را مٹیریل کو۔ دیکھیں، اگر بجلی کی قیمتیں مجبوری کے تحت ہمیں بڑھانا بھی پڑے تو دوسری جانب اگر ہم انڈسٹری کو ریلیف دیتے ہیں کہ را مٹیریل جو آ رہے ہیں وہ ان کے اوپر اگر ہم کچھ رعایت کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ ایکولیٹ کر جاتی ہے۔ آپ اس دنیا کے ساتھ ساتھ ڈیولپ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہر چیز جو ہے نا وہ اچانک سے امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے، اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ اب الحمدللہ انٹرنیشنل آئل مارکیٹ میں بھی کمی آ رہی ہے، مگر جو پچھلے آپ نے دیکھا کافی عرصے سے، خاص طور پہ چند ماہ سے انٹرنیشنل آئل مارکیٹ جو تھی ہماری اکانومی کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، بہت تیزی میں تھی، اور اب الحمدللہ جب آپ دیکھیں جی بہت شکریہ، ندیم مولوی صاحب بات کر رہے تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ بہتر طریقے سے پالیسیز کا تسلسل ہو اور اس کے ساتھ بہتر معاشی پالیسیاں ہوں، اور پھر ان پر عمل درآمد اور پھر عوام کی پارٹیسپیشن اس میں جتنی زیادہ ہوگی، یہ 3-4 فیکٹرز جب تک ہم اپنی معیشت کا حصہ نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہماری معیشت مضبوط بنیادوں پر استوار نہیں ہو سکے گی۔ لیکن الحمدللہ کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ یہ تمام کے تمام فیکٹرز جو ہیں ان کو معاشی پالیسیز میں انکلوڈ کیا جائے۔ بالکل ٹھیک جی، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाजरीन। और अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्क भर में जो तूफ़ानी बारिशें हुई हैं उस हवाले से, और जो अमवात सामने आई हैं, जो हुकूमती इकदाम हैं, ख़ासतौर पर रिजवान NDMA, PDMA, वफाकी और सूबाई हुकूमतें सब मिलकर इस हवाले से जो रिलीफ और रेस्क्यू की सरगर्मियाँ हैं उसमें ना सिर्फ अपना हिस्सा डाल रही हैं बल्कि कोशिश की जा रही है कि जो लोगों का नुकसान हुआ है उसको भी जो है वो पूरा किया जाए, उसका भी इजाला किया। जिस हवाले से हमने देखा कि खुसूसी फ़ंड भी कायम कर दिया गया है ताकि मुखैर हजरात उसमें अपना हिस्सा डालें और जो बहाली के काम है उनको तेज़ किया जा सके। थोड़ी सी डिटेल अगर आपके साथ हम शेयर करें तो मुल्क भर में अब तक जो तूफ़ानी बारिशें हुई हैं उससे 630 के करीब अमवात हो चुकी हैं और 1130 अफराद ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 10 लाख से ज़ायद मुतासर हुए हैं। जी नाज़रीन, ये बात मनसूबाबंदी और खुसूसी इक़दामात के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और चेयरमैन NDMA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं। उनका कहना था कि सूबों के साथ मिलकर पाक फ़ौज की मदद से मुश्तरका सर्वे का आगाज़ होगा और घरों के नुकसान पर मुतासरीन की मदद की जाएगी। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी और खसूसी इकदामात एहसन इकबाल और चेयरमैन NDMA की सलाब से हुए नुकसानात पर इस्लामाबाद में ब्रीफिंग। चेयरमैन NDMA का कहना था कि 630 अमवात हुई, 1130 अफराद जख्मी, जबकि 10 लाख से जायद मुतासर हुए, 72,000 से जायद घरों और 1 लाख जानवरों का भी नुकसान हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने एक स्पेशल कमेटी बनाई है जिसमें हुकूमत के नुमाइंदे शामिल हैं, हुकूमत के वज़रा शामिल हैं, और ये कमेटी रेगुलरली पूरी सूरत हाल का जायजा ले रही है। एहसन इकबाल का कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मौसमों का पैटर्न तब्दील हो रहा है। इस साल भी बारिश का पैटर्न है वो गुज़श्ता 20 सालों की औसत से तकरीबन 150 गुना ज़्यादा है, और इसमें ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो बलूचिस्तान पे हुआ है, और जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के अज़ला हैं और पंजाब के राजनपुर, डेरा गाजी खान, साउथ पंजाब के अज़ला हैं, और इसी तरह कुछ ऊपर नॉर्थ में चित्राल या गिलगित बल्तिस्तान के इलाके जहाँ पर हैवी रेनफॉल हुई है। भारत की जानिब से भी 11 और 15 अगस्त को पाकिस्तान में सैलाबी रेलें छोड़ने का पता चला। सूबों, NDMA, पाक फौज और दीगर इदारों के साथ मिलकर 6 लाख खैमों और राशन का बंदोबस्त किया गया। ब्रीफिंग के इख्तिताम पर चेयरमैन NDMA ने 18 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई करते हुए शहरियों को खबरदार किया है कि गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज करें, हिफाजती इक़दामात और मकामी इंतजामिया से ताउन करें। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान सिंध, मशरक़ी बलूचिस्तान, कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। जी नाज़रीन, बारिश का इम्कान कहा जा रहा है, कहीं पर हल्की होगी, कहीं पर मूसलाधार बारिश होगी, लेकिन तकरीबन पूरे मुल्क में ये सिलसिला जो है वो अगले चंद रोज़ भी जारी रहेगा। अब पीछे जो बारिशें आ चुकी हैं उनकी वजह से जो तबाही हुई है, उनके वजह से जो सैलाब आया है, वो अभी संभलने में नहीं आ रहा है। अब आगे मज़ीद किस तरह से बारिश होगी, किन किन इलाकों में कॉन्सनट्रेट ज़्यादा करेगी, शिद्दत कितनी होगी, फैलाव कितना होगा, इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी असलम साहब। आप डायरेक्टर मेट हैं लाहौर के, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम जी। चौधरी असलम साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ में वक्त देने का, हमारे शो का हिस्सा बनने का। ज़रा ये शेयर कीजिएगा कि अब आने वाले भी चंद दिनों में महकमा मौसमियात की तरफ से, यानी आपके महकमे की तरफ से ये पेशगोई की जा रही है कि तकरीबन पूरे मुल्क में जो है वो बारिशों का सिलसिला कमो बेश, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर तेज़, कहीं पर हल्की बारिश जो है वो ये जारी रहेगी। कौन कौन से ऐसे इलाके होंगे जिन पर ख़ास मोहतात रहने की हमें ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पर होगा, कितना फैलाव होगा इस स्पेल का? जी बिल्कुल, जो हमारे 17 से 19 अगस्त के दौरान जो हमारे ईस्टर्न बलूचिस्तान और सिंध के ख़ास तौर पर इलाके हैं और जनूबी पंजाब के इलाके जैसे डीजी खान है, इनमें जो है मूसलाधार बारिश होगी। इसमें बहुत ज़्यादा जो जैसे बलूचिस्तान हमने कहा कि पहले ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें हो चुकी हैं, उसमें भी ईस्टर्न बलूचिस्तान जैसे बारखा, लोरा लाई, नसीराबाद, कोलू, लसबेला, इन अजला में काफ़ी मूसलाधार बारिश होगी और तूफ़ानी, आप कह लें तूफ़ानी बारिशें होगी।
اور اس میں کوئی فلڈنگ کا بہت زیادہ سیلاب آنے کا، کوئی طغیانی آنے کا بہت زیادہ امکان ہے. اس طرح سندھ میں بھی جو ہے بہت ہیوی فالز ہوں گے اور آلموسٹ پورے سندھ میں کوئی اربن فلڈنگ ہوگی. اور اس طرح ہمارا جنوبی پنجاب جو ہے اس میں ڈی جی خان کے جو ہل ٹورنٹس ہیں اس میں بھی فلیش فلڈنگ کا بہت زیادہ خطرہ ہے آنے والے 3 دن میں. ٹھیک ہے چودھری اسلم صاحب، ذرا یہ بھی فرما دیجیے گا جو اسپیل آپ کہہ رہے ہیں کہ آئے گا، اس میں یہ کتنے روز تک جاری رہے گا؟ یہ بالکل یہ 17 سے 19 تاریخ کے دوران یہ بارشیں ہوں گی. اور اس میں ہمارے جو دوسرے باقی بقایا جو حصے ہیں ملک کے، جیسے پنجاب کے جو علاقے لاہور سمیت اور اسلام آباد اور کے پی کے علاقے ہیں، ان میں بھی بارشیں ہوں گی. ان میں آئسولیٹڈ بارشیں، کسی جگہ پہ ہیوی فال کا بھی خطرہ ہے. اچھا چودھری اسلم صاحب، ذرا یہ شیئر کیجئے گا، فصلیں کھڑی ہیں، جنوبی پنجاب میں بھی بارشوں کا سپیل ہوگا، سندھ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارشیں اس وقت آ رہی ہیں، بلوچستان کے وہ علاقے جہاں پر کاشتکاری ہوتی ہے ان علاقوں میں بھی جو ہے وہ خاص طور پر کھڑی فصلیں جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گئی ہیں. اب ذرا یہ شیئر کر دیجئے گا کہ مزید کسان کیا حفاظتی اقدامات اٹھائیں، کیا توقع رکھیں کہ کتنی اور بارش ہوگی تاکہ ذہنی طور پر ہی صحیح کم از کم چلیں، تیار تو ہوں؟ لیکن یہ جو ابھی جو پہلی بارشیں ہو چکی ہیں وہ تو کافی زیادہ بارشیں ہو چکی ہیں اور زمین سیچوریٹ ہو چکی ہے. ابھی جیسے محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے کہ ابھی فردر جو اگلے 3 دن جو ان علاقوں میں جو آپ نے ذکر کیا، بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب، اس میں بہت زیادہ بارشیں ہوگی. اور فصلوں کی احتیاط تو میرا خیال ہے کیسے کی جا سکتی ہے، کیونکہ پہلے ہی کافی بارشیں ہو کے وہ فصلیں تو میرا خیال خراب ہو چکی ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی فصلیں خراب ہو جائیں گی. صحیح جی، بہت شکریہ چودھری اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال ابھی 3 دن یعنی 17 اگست سے لے کر 19 اگست تک جو ہے یہ 3 دن جو گزر رہے ہیں، اس میں خاص طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ تیز اور شدید سپیل ہے مانسون کا. دعا کر سکتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ یہ رحمت کی بارش ہو، زحمت کی بارش نہ ہو، زحمت کا سبب نہ بن جائے. لیکن ہمیں خود بھی خیال رکھنا ہے. باقی تمام ادارے جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر بشمول محکمہ موسمیات، کیونکہ یہاں سے انیشیٹ ہوتا ہے، یہاں سے پریڈکٹ کیا جاتا ہے، فورکاسٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ شیئرنگ جو ہے وہ تمام کے تمام جس میں این ڈی ایم میں بھی ہے، پی ڈی ایم میں بھی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ صوبائی اور وفاقی حکومت بھی اپنا بھرپور کوشش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ کسی طرح نقصان سے بچا نہیں بھی جا سکتا، کیونکہ بہرحال سیلاب ہے، قدرتی آفت ہے، بارش ہے، بہت زیادہ بارشیں ہیں، تو اس سے بچنا اس طرح سے ناممکن ہے جیسے کہ چودھری اسلم صاحب بھی فرما رہے تھے، لیکن نقصان کو کم سے کم ضرور کیا جائے. بالکل جناب، جو بلوچستان میں مونسون بارشوں کا چوتھا اسپیل ہے اس کی شدت کے ساتھ کوئٹہ سمیت مختلف اضلاع میں بھی جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، اور 2 جولائی سے اب تک جو بارشیں ہوئی ہیں اور جو سیلاب آیا ہے اسے جاں بحق افراد کی تعداد 200 سے تجاوز کر چکی ہے. ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی کے علاوہ کئی ہزار مکانات بھی شدید متاثر ہوئے ہیں. اس کے علاوہ 500 کلومیٹر سے زائد رابطہ سڑکوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے مؤثر اور جامع پالیسی کے تحت ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے بعد دوبارہ بحالی کے اقدامات کی منظوری دی گئی. صوبائی کابینہ نے 1 مہینے کی تنخواہ سیلاب متاثرین فنڈ میں دینے کا بھی اعلان کیا. محکمہ خزانہ بلوچستان نے متاثرہ افراد کی امداد و بحالی کے لیے نیشنل بینک آف پاکستان میں خصوصی اکاؤنٹ G12141 قائم کر دیا ہے، جس میں مخیر ادارے اور افراد اپنے عطیات جمع کرا سکیں گے. محکمہ موسمیات کی اگلے مزید کچھ دنوں تک موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی کے پیش نظر پی ڈی ایم میں بلوچستان نے تمام کمشنرز اور متعلقہ اداروں کو الرٹ کر دیا ہے اور عوام سے بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے. ناظرین، پاکستان اور ایران کے درمیان سیلابی صورتحال کے باعث معطل مال بردار ٹرین سروس جزوی طور پر بحال کر دی گئی ہے. ضلع چاغی میں حالیہ بارشوں کے سبب آنے والے سیلابی ریلوں میں ریلوے ٹریک کو بڑے پیمانے پر نقصان کے باعث پاکستان ایران تجارتی ٹرین سروس گزشتہ 3 ہفتوں سے معطل تھی. ریلوے حکام کے مطابق دارالبلدین سے تفتان تک ریلوے ٹریک کا 8 کلومیٹر کا حصہ سیلاب میں بہہ گیا تھا، جس کی مرمت کے بعد دارالبلدین میں روکی گئی ٹرینیں تفتان روانہ کر دی گئیں، جبکہ یکمش میں روکی گئی ٹرین کو دارالبلدین جانے کی اجازت مل گئی. ریلوے حکام کے مطابق دارالبلدین اور احمد وال سیکشن کے درمیان بحالی کا کام تاحال جاری ہے.
उधर नारान से 3 किलोमीटर दूर भटल के मकाम पर तेज पानी के बहाव से पुल गिर जाने के बाद हंगामी बुनियादों पर मुतबादिल रास्ता तैयार कर लिया गया है। तर्जुमान नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक मुतबादिल रास्ते के जरिए ट्रैफिक को आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया है। पुल की तामीर के लिए मानसेहरा से सामान भटल पहुंचा दिया गया है। वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद और चेयरमैन NHA तमाम कामों की निगरानी कर रहे हैं, जबकि NHA के आला हुकाम और फील्ड अमला मौके पर मौजूद है और मुसाफिरों की सहूलत के लिए कोशां हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही न्यूज़ शो @ 6 से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में पेश की जाएंगी इलाकाई खबरें। आप साथ रहे, आपका शुक्रिया।